वेक्टर एनालिसिस की इस सीरीज में आपने अब तक 8 वीडियोस को देखा, जिसमें मैंने 6 वीडियो में आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स कराए थे और बहुत सारे शॉर्ट स्टेटमेंट थे और शॉर्ट ट्रिक्स थी, वो कवर कराई थी। बाकी के 2 वीडियोस में मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, तो बाकी के वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। और आज आपका ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 31 को, क्या है आइए एक बार पढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ, ठीक है, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डी आर ओवर डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई बाई डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि इनको हमसे क्या चाहिए, इनको हमसे डी आर ओवर डी टी का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डी आर ओवर डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय डी टू वेक्टर आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वल होगी किस चीज के, आप जानते होंगे 3/3 का हम अगर डिटरमिनेंट बनाते हैं, ठीक है, 3/3 का अगर हम डिटरमिनेंट बनाते हैं तो हम पाते हैं क्या, ठीक है, चलिए आपको 3/3 का डिटरमिनेंट ना केवल अच्छे से बनाना आता होगा बल्कि आप अच्छे से सॉल्व करना भी उसको जानते होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल होगा वो पहले चेक करते हैं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, क्या मैं डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट करूंगा। तो डी आर ओवर डी टी क्या होगा, इसका टी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका टी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करते हैं। तो ए साइन टी का हो जाएगा कॉस टी और आई कैप ऐसा ही रहेगा, ठीक है। कॉस टी का हो जाएगा क्या, ए माइनस साइन टी हो जाएगा, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ये हो गया आपका जे कैप। और इसका टी का हो जाएगा 1, दैट इज ए टेन थीटा, ठीक है, के कैप। सिमिलरली अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे मिलेगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का ए साइन टी आई कैप, ठीक है, माइनस का ए कॉस टी जे कैप और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे इसमें कहीं से कहीं तक कोई टी नहीं है, और कोई टी नहीं है इसका मतलब ये है कि भाई कांस्टेंट पोर्शन है, और कांस्टेंट पोर्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा जीरो। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं यहाँ पे आई कैप लिखता हूँ, यहाँ पे मैं जे कैप लिखता हूँ और यहाँ पे अगर मैं के कैप लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा ए कॉस टी, यहाँ से मिलेगा माइनस का ए साइन टी और यहाँ से मिलेगा क्या, ए टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का ए साइन टी, यहाँ से मिलेगा माइनस का ए कॉस टी और यहाँ से मिलेगा क्या, जीरो। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करना आपको अच्छे से आता होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर टेन थीटा कॉस टी, ठीक है, माइनस जे कैप टाइम्स क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपीट करता हूं मैं, जे को ऐसे ही होल्ड किया, इसकी मल्टीप्लाई की, जीरो हो गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई की तो माइनस का मिला ए स्क्वायर टेन थीटा साइन टी, पर वो एक माइनस पहले से चल रहा था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये मिला क्या आपको, ये मिला आपको ए स्क्वायर टेन थीटा और साइन टी, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम के कैप की, तो के कैप क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, क्या है माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर टी और माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक जो माइनस मल्टीप्लाई वाला आता है तो हो गया आपके पास तीन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। तो मैं यहां से पाता हूं क्या,
तो मैं यहाँ से पाता हूँ ए स्क्वायर टेन थीटा, ठीक है, कॉस टी आई कैप माइनस ए स्क्वायर टेन थीटा साइन टी जे कैप। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल के कैप। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसका चाहिए डिटर्मिनेंट। ये वैल्यू मिली मुझे किसकी, डी आर ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर का, ये मिली मुझे। तो इसका चाहिए डिटर्मिनेंट, दैट इज मॉड ऑफ डी आर ओवर डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय डी टू वेक्टर आर ओवर डी टी स्क्वायर। मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ, पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर ही लगा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अंडर रूट लगाना नहीं पड़ेगा। तो मैं करूंगा कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, दैट इज ए की पावर 4 10 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए की पावर 4 10 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर, ये मिला मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ए की पावर 4 अगर कॉमन ले लूं, साथ में टेन स्क्वायर थीटा भी, तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। इधर क्या मिला, इधर मिला टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ए स्क्वायर का हमें स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 4। अब मैं क्या देखता हूँ इन सभी चीजों में, अगर यहाँ से वापस ए की पावर 4 कॉमन ले लूं तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, डेट इज ए की पावर 4, ये बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल इसकी वैल्यू चाहिए, तो मॉड ऑफ डी आर ओवर डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी किस चीज के, ए स्क्वायर सेक थीटा, ठीक है। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ए स्क्वायर सेक थीटा इज द राइट आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशिएशन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई में टर्म्स थोड़े बड़े थे, और आपको समझाने के चक्कर में मैंने भी इसको थोड़ा सा पाउस और डिले करते हुए पढ़ाया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे डॉट के क्रॉस आई, के डॉट आई क्रॉस जे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमको देखना है। तो इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, आई जे और के आप इस प्रकार से इनको बना लीजिए कि इसमें एक साइकिल प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है, साइकिल प्रोसेस कर दीजिए। तो अगर ये साइकिल प्रोसेस जैसे कि आई जे के इस प्रकार से लिखे हुए हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं आई डॉट जे क्रॉस के मतलब क्या लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है आई जे के, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, जे के आई, सीक्वेंस में है ना, सीक्वेंस मेंटेन करनी चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, के आई और जे, ठीक है, जे के आई जे और के आई जे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1। याद रखना है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही देखो फिर ही आंसर लगा दो, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी 1 होती है और इसकी भी 1 होती है। जब ये सीक्वेंस चेंज होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तब उस केस में आप देखेंगे शायद आगे ऐसा क्वेश्चन आए कि एक की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की वैल्यू -1 होगी, तीसरे की वैल्यू 1 होगी, ये कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन इस केस में आपका आंसर क्या है, इस केस में आपका आंसर 3 है, डेट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं क्या, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स इन सच अ वे दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इन्होंने 0 बोल दी है। अब हमसे पूछ रहे हैं क्या, हमसे पूछ रहे हैं क्या 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है। मैं अगर कहूं कि इनका सम अगर 0 है तो इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि 0 वेक्टर का डिटरमिनेंट तो 0 ही होता है। अब मैं उसका स्क्वायर लगाऊंगा तब भी वो 0 ही रहेगा। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो मैं पाता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है, और क्या मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी
डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, तो इन्होंने हमें कुछ गिवन भी है, वो क्या कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 4, मॉड ऑफ सी की वैल्यू 2 है, तो मैं उसको उठा के इसमें पुट कर दूंगा। मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू किसी एक है 0 के इक्वल। तो हमसे पूछा तो सिर्फ इतना सा ही है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू बताइए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू बताइए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसमें कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, ये उंगलियों पे क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन्होंने 2 डिवाइड नहीं करना क्योंकि इन्होंने 2 उधर ही लिया हुआ है, तो इतना आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर हो जाएगा किस चीज का, माइनस का। ठीक, तो माइनस का कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 21। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 34 पर। क्या है, कह रहे हैं इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। ठीक है, कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है, कह रहे हैं ए प्लस बी और ए क्रॉस बी का एंगल बताइए। ठीक है, एंगल कैसे पता चलेगा, आइए बताते हैं। आप एक चीज तो जानते होंगे, वो ये कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर इनके बीच का एंगल क्या है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही लिखाया था, आपको शायद याद हो, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो अपने क्वेश्चन में ए की जगह पे ए प्लस बी है और बी की जगह पे ए क्रॉस बी है। इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किस चीज के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये एज अ वन वेक्टर इन्होंने अज्यूम किया है, डॉट लगाइए। दूसरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए भी इन्होंने एज अ वन वेक्टर यूज किया है। ठीक है, इस डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमको डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो क्यों, अभी बताता हूं मैं आपको। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ब्रैकेट ओपन किया है, इससे ज्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको एज इट इज। अब मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो एबीसी होता है, एबीसी की वैल्यू ये होती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको बताया था अगर आपके ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई से दो वेक्टर जीरो हो और सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। यहाँ पर ये ए दो बार आ रहा है, यहाँ पर ये बी दो बार आ रहा है, इसलिए जीरो प्लस जीरो अपॉन समथिंग जो भी है वो आप लिख लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो। मतलब cos थीटा की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं 90 डिग्री रही होगी। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 भी देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ ए कैप एंड बी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट, ठीक है, सच दैट वेक्टर ए कैप प्लस 2 वेक्टर बी कैप एंड 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इन्होंने बोला थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है
और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ओके, फाइंड आउट कर लेते हैं। मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है इनका डॉट प्रोडक्ट। तो ए कैप प्लस 2 वेक्टर बी कैप, ऐसे ही लिखा, डॉट लगाया, लिखा 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 5 ए कैप का मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर, क्योंकि ए कैप ये याद रखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो है वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करता हूं तो पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा 4 टाइम्स वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी कैप। सिमिलरली मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो पाऊंगा क्या, 5 टू 10 वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी कैप। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप इधर का उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्रॉस प्रोडक्ट में बस एक माइनस आता है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो पाएंगे क्या, माइनस का 4 टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, इन्होंने बोला कि ये जो है ए कैप और बी कैप क्या है, वो आपके यूनिट वेक्टर हैं। दैट इज मॉड ऑफ ए कैप की वैल्यू इक्वल है मॉड ऑफ बी कैप की वैल्यू इक्वल है किस चीज के, 1 के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 माइनस, ठीक है, ये 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 प्लस का हो जाएगा 6 वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से देखूं 6 वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी कैप की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3, और ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। मैं इसको ओपन करता हूं तो पाऊंगा क्या, ए कैप बी कैप कॉस, मैंने बोला इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, और थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा जो होता है आपका 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का मतलब होता है कि आपका π/3 है। ऑप्शन नंबर डी, π/3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द वेक्टर दिस आर कोप्लेनर। याद रखना मैंने आपको ये साफ साफ बताया था कि आपको करना क्या है, आपको करना है डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। देन जो वेक्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, कोप्लेनर और कोलिनियर दोनों ही कहलाते हैं, याद रखिएगा। सेम कंडीशन रहती है कोलिनियर और कोप्लेनर दोनों के लिए। अब बात आती है यहाँ पर, ठीक है, अब बात आती है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको साफ बताया था कि आप जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, ठीक है, जब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रखें, तो मैंने आपको बताया था कि आपको वो वाला वेक्टर रो 1 बनाना है जिसमें आपका अननोन हो। अननोन आपका किसमें है, देखिए ये रहा, ठीक है। तो आपको तीसरे वेक्टर को आप पहला रो बनाएंगे, अननोन वाले वेक्टर को आप पहला रो बनाएंगे। गांठ बांध लीजिए मेरी ये बात। तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं 3a5, ठीक, और बाकी के बच्चे हुए यहीं पे लिख लेता हूं 2 -1 1 1 2 और -3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स दिस इंटू दिस, दैट इज 3 - 2 दैट इज 1, -8 टाइम्स 3 टू जा माइनस का 6, और माइनस ये हो गया, ठीक है, 3 टू जा माइनस का 6 और 1 माइनस का, दैट इज -6 और -1 दैट इज माइनस का 7, ठीक है। अब ये क्या है, +5 टाइम्स ये है आपका 2 टू जा 4 माइनस 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 हो जाएगा प्लस का 1, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 7a + 28 इज इक्वल टू 0, 7a इज इक्वल टू माइनस का 28, और a की वैल्यू यहाँ से हो जाती है क्या, -4। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है देखते हैं। तो कह रहे हैं, कह द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस 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 आर कोलिनियर इफ a इज इक्वल टू, फिर से वही बात आ गई। इस बार पहले कोप्लेनर बोला, देख लीजिए क्या है। मैं दिखाता हूँ 36 में इन्होंने क्या बोला है, कोप्लेनर, ठीक है। तब भी मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है डेल्टा इज इक्वल टू 0।
अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कोलीनियर। ठीक है, देखिए तो मैंने आपको साफ साफ बताया था क्या, कि अगर आपके जो वेक्टर्स हैं वो आपके कोलीनियर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपके कोप्लेनर तो पहले से रहे ही होंगे, जैसा कि मैं आपको पहले करा के आया हूं। मैंने कोप्लेनर में भी वही कंडीशन यूज की है। ठीक है, मैंने कोप्लेनर में भी वही कंडीशन यूज की है जो यहां पर यूज की हुई है। ठीक है, दोनों के लिए क्या करूंगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। और इसमें भी जो पहली रो है मैं उस वेक्टर को बनाऊंगा जिसमें आपका अननोन छिपा हुआ है। अननोन किसमें है, आइए देखते हैं। आपका ये रहा, तीसरे वेक्टर में आपका अननोन है, तो मैं इस तीसरे वेक्टर को क्या करूंगा, इस तीसरे वेक्टर को आपका लास्ट फर्स्ट रो को बना लूंगा। ठीक है, लास्ट वेक्टर जो है वो आपका फर्स्ट रो के जैसे बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ दिक्कत ये आती है कि आपके पास जो वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स, वो वेक्टर्स किस चीज में है, वो आपके 2D में है। आपने अब तक वेक्टर्स किस चीज में पढ़े, आपने अब तक वेक्टर्स 3D में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इस केस में आप करते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये तीन वेक्टर हैं, किसी ना किसी तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना, तो हम कहते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे, पहले आप वन 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 लिख लीजिए। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया ना, वन 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 आपने लिख लिया। अब क्या करें, और वन वन आप किस में लिखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, आप देख रहे हैं आई जे आई जे आई जे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये वन वन जो है लास्ट वाले में लिख देता हूं, के वाले में। आपका मन है आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इधर नहीं लिख सकते, जी बिल्कुल लिख सकते हो, आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। पर आपको आदत हो चुकी है कि आई जे के हिसाब से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है आपका 60, ये है आपका 3, ये है आपका 40, ये है आपका माइनस का 8, और ये है आपका ए, और ये है माइनस का 52। ठीक है, आपको ऐसे करना है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पाएंगे क्या। अब आपको पता है कि वन 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 है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसको जीरो बनाने की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे, मैंने बोला भी था पहले कि आपको अननोन वाला जो वेक्टर है उसको फर्स्ट रो बनाना है, और वो मैं भूल गया, मैं यहाँ पे वापस से इसको बना देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से एक माइनस का डिफरेंस आएगा और माइनस आपका जीरो में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें से आप इसको जीरो जीरो बना लें। ठीक है, जीरो जीरो इसमें से बना लें तो शायद आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अदरवाइज आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। कैसे, बताता हूं मैं आपको, कि आप क्या करें, ए को होल्ड किया, ये क्या हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, तो 8 प्लस 3 क्या हो गया आपका 11। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 52 टाइम्स 60 इंटू 1 दैट इज 60, माइनस 40 दैट इज 20। ठीक है, ये हो गया आपका 20। ठीक है, प्लस 1 टाइम्स, अब आपको क्या करना है, 60 इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका माइनस का आया था, सॉरी। ठीक है, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 3 12 हो जाएगा, आर एच एस आपकी जीरो। अब थोड़े से टर्म्स थोड़े बड़े बड़े हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन करना बाकी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ए टाइम्स 11। ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा 104। ठीक है, 52 दूनी 104 होते हैं, और ये क्या है आपका, ये माइनस का हो जाएगा कितना, ये हो गया 400 500 600 हो गया आपका, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 11 ए प्लस, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे ये जीरो, ये 4 एज इट इज, और ये हो गया 4 इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से 11 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगी आपका माइनस का 4t। चेक कीजिए ऑप्शन माइनस का 4t। ठीक है, -40, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी सी डी आर दिस 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 एंड रेस्पेक्टिवली आपके पास 4 वेक्टर्स हैं, तो उन्होंने बोला इफ द पॉइंट ए बी सी डी लाई ऑन अ प्लेन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लाई ऑन द प्लेन का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, क्या चीज है, लाई ऑन द प्लेन। ठीक है, लाई ऑन अ प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके कोप्लेनर हैं भाई।
ठीक है, कोप्लेनर बोला है अलग शब्दों में, ठीक। और मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि जब आपके 4 वेक्टर्स दिए हुए हों इस प्रकार से ए बी सी डी, तो आप एक काम ये करना, आप निकालना क्या, आप निकालना ए बी, आप निकालना ए सी, आप निकालना ए डी, और ले लेना उसका स्केलर प्रोडक्ट और कर देना क्या, 0। बस इसमें इतना सा ही करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर इस प्रकार से है आपके पास कि 3 -2 -1, ठीक है, ये आपका पहला वेक्टर है, ये आपका ए है। बी क्या है, बी आपका देखते हैं, ये है 2 3 -4, 2 3 और -4। सी आपका क्या है, सी ये है आपका -1 1 2, -1 1 2, ठीक है। डी आपका क्या है, डी आपका 4 5 और लैम्डा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी। ए बी कैसे मिलेगा, ए बी आपको मिलेगा क्या, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 2 -3 दैट इज -1, 3 -2 दैट इज 5, ठीक है, -4 प्लस का 1 दैट इज माइनस का 3। ए सी निकाल लीजिए, ठीक है, वेक्टर ए सी की मैं बात कर रहा हूं। तो सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए, दिस दैट इज -1 -3 दैट इज माइनस का 4, 1 -2 दैट इज 3, 2 -1 दैट इज आपका क्या हो गया 3, ठीक। अब मैं निकालता हूं क्या, एडी। एडी क्या होगा, आइए देखते हैं। 4 -3, ठीक है, डी माइनस ए, मतलब सब में से आप ए को सब्ट्रैक्ट करते जाइए तो आपको ये मिल जाएगा। तो 4 -3 दैट इज 1, 5 -2 दैट इज 7, लैम्डा -1 दैट इज लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है डिटरमिनेंट किस चीज का, इनका। और मैंने आपको बताया था आप सीक्वेंस भूल जाइए, जब आपका आरएचएस 0 है सिर्फ उसको पहला रो बनाइए जिसमें आपका अननोन छुपा है। मेरा अननोन एडी में छुपा है, तो मैं एडी को एज अ फर्स्ट रो इस्तेमाल करूंगा। तो मैं लिखूंगा क्या, 1 7 और लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और क्या है, -1 5 और माइनस का 3, और मैं देखूं क्या है, माइनस का 4 3 3। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं तो पाता हूं क्या, मैं पाता हूं 1 टाइम्स 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। कितना हो गया आपका, 15 प्लस 9, ठीक, -7 टाइम्स इसकी इसकी मल्टीप्लाई, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 का 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 और माइनस का 3 माइनस का 15 प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा -3, ठीक है, -3 प्लस का 20, -3 प्लस का 20 मतलब प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 17 लैम्डा प्लस 17 प्लस का 24, और ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 15 सत्ते 105 होते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। सबको मैं ऐड करता हूं तो पाऊंगा क्या, 17 लैम्डा प्लस, सबको मैं ऐड कर लेता हूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 16 के 6 हो गए, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 14, अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो मुझे लैम्डा जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस का 146 इज डिवाइडेड बाय 17। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, -146 इज डिवाइडेड बाय 17। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं 39 की, तो 39 रिपीटेड है, मैं नहीं आपको ये 2 बार करा चुका हूं, ठीक है, रिपीटेड है, बार बार आया हुआ है। आप देख पा रहे हो यूपी टीजीटी 2021 में आया है और यूकेपीएससी जीआईसी 2018 में आया हुआ है, ठीक है। क्या है कि u इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू, तो मैं आपको बताता हूं, मैं इसको लिखूंगा समेशन फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन वेक्टर i क्रॉस वेक्टर a क्रॉस i कैप। अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो अगर मेरे पास इस प्रकार से 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको ओपन ऐसे किया जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और चिपका दीजिए वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी सिंपल मल्टीप्लाई में है, ना तो डॉट ना तो क्रॉस,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये आ जाएगा वेक्टर सी। तो ऐसे इसको एक्सपेंड करते हैं। सिग्मा इसलिए लगाया है, मैं सिर्फ इतने से को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, बाकी जो है सिमिलरली आ जाएंगे। मैं काहे अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट करूं, इसलिए मैं सिग्मा लगाया है। ठीक है, सिग्मा इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पाऊंगा क्या, आई डॉट आई, ठीक है, ये डॉट है और ये वेक्टर ए माइनस, ठीक है। पहले ही बता दूं इसका आंसर जो है वो आपका ये आता है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था, सॉल्व करने से पहले इसका आंसर ये आता है, क्योंकि इतनी बार करो कि याद हो जाए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए और ये आपका आई कैप। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे, ये तो हो जाएगा वेक्टर ए, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू हो जानी है 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कहूं आपसे कि मेरा वेक्टर ए इस प्रकार से था कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है, तो मैं यहां से निकालता हूं किसकी वैल्यू, वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए तो किसके इक्वल होगा, आई डॉट a1 आई कैप प्लस a2, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा क्या, सिंपल a1। तो मैं उसको उठा के यहां पुट कर देता हूं, तो माइनस का a1 और ये आई जो चल रहा था ना, ये वाला आई जो चल रहा था वो चलता जाएगा। ठीक, अब ये मिल जाती है और जब मैं इस सिग्मा को ओपन करता हूं तो पाऊंगा क्या, पहले वाले के लिए अगर इसको सॉल्व किया इसकी वैल्यू आई ये वेक्टर ए माइनस a1 आई कैप। अब मैं दूसरे वाले को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आएगा आपका प्लस वेक्टर ए माइनस a2 जे कैप। अब मैं तीसरे वाले को सॉल्व करूंगा तो आएगा क्या, आएगा वेक्टर ए माइनस a3 के कैप। ठीक है, अब मैं सारे के सारे वेक्टर ए को ऐड कर लेता हूं, पाता हूं क्या, 3 वेक्टर ए माइनस a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। क्यों, क्योंकि मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया। तो क्या मैं इसको वेक्टर ए नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि वेक्टर ए की तो वैल्यू है। तो माइनस वेक्टर ए दैट इज मिला के आपको 2 वेक्टर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो इतनी बार आए हुए हैं कि इतनी बार करे हुए हैं कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे, 2 बार तो मैं ही करा चुका। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है, कह रहे हैं इफ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले जो बोला है वो लिख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, सच दैट दिस देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज। ये क्वेश्चन सेम टू सेम, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है, मैं आपको पहले करा चुका हूं। और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको चल रहे हैं ये ट्रेंडिंग है, चाहे वो एनबीएस हो, चाहे वो केबीएस हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो आपका जीआईसी हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, हर जगह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। फिर से भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मेरे पास दिया हुआ है क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और ये वेक्टर बी चिपका दिया माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर सी चिपका दिया इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट चीज मैं अब लिख रहा हूं, वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 वेक्टर सी। क्योंकि सी नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया। ठीक है ना, अब क्या मैं इसको सिर्फ समझाने का तरीका है ये आपको। ठीक है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं पाऊंगा क्या, एक तो मैं ये पाऊंगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की जो वैल्यू है वो 1/2 होगी, और एक क्या मिलेगा, एक ये मिलेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 मिलेगी। सेम मैंने आपको पहले भी कराया था, 2 आंसर आते हैं, जो चीज पूछी हो आप वो चीज फाइंड आउट कर लीजिएगा। इन्होंने ए और सी के बीच का पूछा है तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा है, ये नहीं पूछा है, तब भी मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए वेक्टर सी कॉस, अगर मैं यहाँ पे थीटा 1 इसको थीटा 2 कह देता हूँ। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और इनकी वैल्यूज आपकी 1 है, दैट इज कॉस थीटा 1 की वैल्यू होगी 1/2, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जानी है, 60 डिग्री। ठीक है, इसकी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया हो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या, इफ ABCD is a parallelogram with AC and BD as a its diagonal. Okay,
एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल, उसके विकर्ण गिवन है हमको, कह रहे देन वेक्टर AC माइनस वेक्टर BD इज इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार ये काम करता हूँ, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके जो वेक्टर डायगोनल्स हैं उन डायगोनल्स को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि ए पॉइंट क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इसके डायगोनल्स क्या है, इसके डायगोनल एक AC है, ये रहा। ठीक है, इसका डायगोनल एक AC है और एक BD है। ठीक है, इस प्रकार से डायगोनल है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं तो मैं क्या AC को ये नहीं लिख सकता कि वेक्टर AC इज इक्वल टू, पहले मैं A से गया कहां तक, B तक, प्लस फिर B से गया कहां तक, C तक, पहुंच गया कहां, A से लेकर C तक। ऐसे ही अगर मैं BD की बात करता हूं तो BD को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक है, BD को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि पहले मैं गया कहां से, B से लेकर गया मैं A तक, प्लस A से गया D तक। क्या ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, AC माइनस BD, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस BA माइनस AD। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, AB एज इट इज प्लस BC एज इट इज। अब BA को क्या मैं माइनस AB नहीं लिख सकता, BA को माइनस AB नहीं लिख सकता जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वेक्टर लगे हुए हैं तो लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर में सीक्वेंस बदलने पे एक माइनस आता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस लिख के AB, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका प्लस का AB। ठीक है, और AD, ठीक है, AD ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप पैरेललोग्राम में जानते हैं कि आमने सामने की साइड कैसी होंगी, इक्वल और होंगी पैरेलल, और ये भी इक्वल होगी और होगी पैरेलल। तो क्या मैं एक चीज ये नहीं लिख सकता कि AD को अगर मैं BC लिखता हूँ क्या कुछ गलत है जी, बिल्कुल नहीं। तो बस वही करना चाहता हूँ, यहां से लिखूंगा 2AB प्लस BC माइनस BC। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा 2AB। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 2AB इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस इज। ठीक है, अब एक बात मुझे बताएं आप, ठीक है, एक बात मुझे आप बताइए, अगर मैंने बोला कि ये जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किस चीज को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके A क्रॉस B को। ये कौन सा वेक्टर है, A क्रॉस B। ठीक है, और एक चीज हम पहले से जानते हैं, वो क्या, कि जो A क्रॉस B है, कि जो B क्रॉस A है, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, मैं इसको ऐसा जरूर लिख सकता हूं कि माइनस टाइम्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। और मैंने आपको चीख चीख कर बताया था जब कॉन्सेप्ट करा रहा था मैं, कि जो माइनस है वो उसकी नौटंकी सिर्फ इतनी सी है कि उसका रोल सिर्फ इतना सा है कि वो ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के कंपैरिजन में उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब ये है, तो मैंने ए बनाया ए बी, ठीक है, ए क्रॉस बी बनाया, मुझे चाहिए माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या चाहिए, माइनस ए क्रॉस बी। तो मैं सिर्फ इतना सा करूंगा कि इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, इक्वल। ठीक है, इसी की अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस ऑफ, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। एक ही बात है, तो क्या हुआ, दोनों वेक्टर भाई एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एंगल इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, क्या है, कहीं द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड इट कोटर्मिनस एजेस इज। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
मैंने आपके सामने एक क्यूब या क्यूबाइड, आप जो समझे वो मैंने बनाया हुआ है। ओके, इसके जो वर्टेक्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि ये पॉइंट तो आपका रहता है क्या, ये पॉइंट रहता है आपका ओरिजिन 0,0,0, ये है आपका एक्स एक्सिस, तो इस पे क्या रहता है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स बोल दूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं a,0,0, अगर मेरी साइड जो है वो उसकी लेंथ a है। ठीक है, क्यूब की साइड की लेंथ जो है वो a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं a,0,0, और ये पॉइंट जो है ये है आपका क्या, इसके रहते हैं 0, a, सॉरी, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये किस पे है, ये है आपका वाई एक्सिस पर। ठीक है, इसको मैं वाई कह दूं तो इसके रहेंगे 0,a,0, और ये है आपका जेड एक्सिस पर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे क्या, 0,0, ठीक है, आपको सारे मिल गए ना। ठीक, तो अगर मैं देखूं एक बार आपसे ये कहूं कि एक पॉइंट स्पेस में ये है, ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्पेस में एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि एक्स पर ए, वाई पर ए, जेड पर ए, क्योंकि साइड की लेंथ तो ए ही है, चाहे वो एक्स दिशा में है, चाहे वो वाई में है, चाहे वो जेड में है, तो एक जनरल पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट ए होंगे। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पाए हो। ठीक, तो अगर अब मैं, इन्होंने कहा कि एक डायगोनल बनाइए और उसकी एक साइड, तो मैं कैसे भी करके इसको इस प्रकार से मीट करा देता हूं। ठीक है, अब ये 3D का मामला है, शायद फिगर से उतना समझ में नहीं आए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा, तो एक जिसका डायगोनल होगा, डायगोनल क्या है, डायगोनल है आपका, अगर मैं इसको P कह देता हूं और इसको A कह देता हूं, और ये O तो है ही, तो डायगोनल है आपका OP वेक्टर। ठीक है, और साइड क्या है, साइड है आपकी OA वेक्टर। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट क्या है, a,0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,a,a। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो, चलिए मैं आपको लिख के दिखाई देता हूं कि ओपी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, ऐसे ही ओ ए की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, वो होगी ए आई कैप ओनली। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे ओपी और ओ ए के बीच का एंगल ही तो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है मुझे बस। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताता हूं मैं। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है आप जानते ही हैं, वो इक्वल होती है किस चीज के, अगर मैं यहाँ पे देखूं ओ ए डॉट ओ पी इज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ओ ए और ओ पी। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, पाऊंगा क्या, ए एज इट इज रखा मैंने, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैंने ओपी को पहले लिख दिया है। ठीक है, और साथ में लिखूंगा क्या, ए आई कैप। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय, इसका डिटरमिनेंट देखूंगा ओपी का, तो मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ ए का देखूंगा तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर। उसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगी, और आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का तो ए हो जाना है, और ये बचा आपके पास क्या, ये बचा 3a स्क्वायर। ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट 3, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या, 1/√3, किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 1/√3। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए दैट इज कॉस इनवर्स 1/√3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ एबीसी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, फिर से जो बोला है वो लिख लो। ठीक है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर। ठीक है, सच दैट दिस इज इक्वल टू 0
मैं यह क्वेश्चन आपको 2 बार ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर से आ गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते आए हुए हैं, इसी वजह से मैं आपको करा रहा हूं। तो इन्होंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर है जिसका 0 मैग्नीट्यूड है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट वो भी 0 होगा, और स्क्वायर लगा दूं तब भी वो 0 ही होगा। कैसे करेंगे आगे, मैं इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो पाऊंगा क्या, वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस वेक्टर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a जो है, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी किस चीज के, 0 के। बाकी चीजें आपको गिवन है कि मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अपना फाइनल रिजल्ट लिख सकता हूँ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c, ये वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज माइनस का 3 हो जाएगा आरएचएस में जाके, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 बाई 2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, क्या है, कह रहे हैं टू डायमेंशनल वेक्टर वेक्टर ए हैज इट्स कंपोनेंट ये। अब ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कंपोनेंट का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। 2 डायमेंशनल है इसलिए मैंने के कैप नहीं बोला, ठीक है, के कैप इसलिए नहीं बोला क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो आई और जे तक वो सीमित है। तो इसके कंपोनेंट क्या है, एक आपका 2p है और एक आपका 1 है, विद रेस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ओके, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है उसमें, दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ कार्टेशियन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो क्या कह रहे हैं, इफ विद रेस्पेक्ट टू अ न्यू सिस्टम वेक्टर ए हैज कंपोनेंट वेक्टर p प्लस 1 एंड 1, देन मतलब क्या हुआ, समझाता हूं। सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में और लेता हूं, कैसे, इस प्रकार से ये है, ठीक है, कहने का क्या मतलब है समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तो आपका ओरिजिन ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक पॉइंट पी यहाँ कहीं पर था, क्या था, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ मीट करा दूं, ठीक है, इस प्रकार से ओरिजिन के साथ मीट करा दूं, तो जो ओपी वेक्टर मेरा है, ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर मेरा कुछ इस प्रकार से है कि ओपी इज इक्वल टू क्या है, कि 2p आई कैप प्लस 1 जे कैप, ठीक है, एक्स वाई ना लिखे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, लीजिए क्या है कि 2p, 1 किसके रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक्सिस को ही रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने बोला कि आपने एक्सिस को यहाँ से थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट कर दिया, तो अब ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी न्यू एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी न्यू वाई एक्सिस, पर पॉइंट तो जहां का तहां ही पड़ा है, ठीक है, उसकी पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई अब जब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया तो जो नए कोऑर्डिनेट हुए ना, इन्होंने कहा जो नए कोऑर्डिनेट हुए वो कुछ इस प्रकार से हो गए कि अगर मैं पी डैश से नए कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं तो वो ये है कि p प्लस 1, ठीक है, मतलब मैं कहूं अगर ओपी डैश की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 1 आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, यही पॉइंट P है और यही पॉइंट आपका P डैश भी है, थोड़ा लिखने में नहीं आता इसलिए मैंने थोड़ा दूरी पर बना दिया कि इस पॉइंट का जो थीटा है एंगल वो तो चेंज हुआ, पर पूरे कार्यक्रम में क्या इसकी लेंथ चेंज हुई, क्या ओपी चेंज हुआ, क्या ओपी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, जी बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ एक्सिस को रोटेट किया है, तो जो पोजीशन है उसकी वो तो फिक्स है, ओरिजिन फिक्स है। जब एक पॉइंट फिक्स है, ओरिजिन फिक्स है,
तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। वो बात दूसरी है कि उसका थीटा बदल जाए तो थीटा का हम कुछ लेना देना नहीं है, उसकी डायरेक्शन बदल गई लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन खत्म है। इन होल प्रोसेस द मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आपका पहले था वही मैग्नीट्यूड आपका अब रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ वेक्टर ओपी का स्क्वायर, या फिर मैं सिर्फ स्क्वायर के बाद लगा दूंगा, इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर ओपी डैश। ठीक है, अब मैं अगर इसको स्क्वायर भी लगा दूं तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2p का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। इस 1 से 1 कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको 4p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करेंगे पाएंगे क्या, आप पाएंगे 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे p की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, ये है आपका 3 और 3 माइनस 1 होता है आपका 2। ठीक है, 3 और आपको क्या मिलेगा 3 माइनस 1। ठीक है, ये आपके दो वेक्टर्स हो गए। और अगर ये आपका लगा हुआ है, ये आप देखते हैं साइन किस चीज का है, माइनस का, इसका मतलब है ये छोटा वाला नेगेटिव रूट रहा होगा। डिवाइड कर दीजिए 3 से। ठीक है, ये शॉर्टकट है फाइंड आउट करने के, आपको शायद समझ में ना आए तो आप जो परंपरागत तरीका है उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इसको इस प्रकार से ब्रेक करें कि 3p स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाइए 3 माइनस 1p, ठीक है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 3p कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या, p माइनस 1। यहाँ से क्या लूंगा मैं, प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट आपको मिले क्या, 3p प्लस 1 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू मिली 1 कोमा माइनस का 1/3। तो इतनी नौटंकी करने से तो अच्छा है कि आप शॉर्टकट याद कर लीजिए किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो p की वैल्यू है 1 कोमा माइनस 1/3, 1 कोमा माइनस 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई होल प्रोसेस में आपका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, होल प्रोसेस में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। आई थिंक आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन आता है हाइप करने का, आप कमेंट करने के साथ साथ मेरे वीडियो को हाइप कर सकती हैं। हाइप करने से आपकी जेब से कुछ नहीं जाता, कोई पॉइंट आपके नहीं जाते, वो आपको जो पॉइंट मिलते हैं वो आपके लिए एक वीक के लिए मिलते हैं, एक वीक के बाद वो ऑटोमेटिक खर्च हो जाते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको हाइप दे सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब उस वीडियो को आगे रिकमेंड कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप मेरे वीडियो को कमेंट के साथ साथ हाइप जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से।